हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 1 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सत्र में 1 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रिलेवेंट ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाएगा, ताकि आगे आने वाली शिफ्टों में जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो भी एग्जाम उतरते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो 22 गज या 20.12 मीटर होता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। यदि गज दिया गया होगा तो 22 गज आपका करेक्ट आंसर होता। यदि मीटर में पूछा गया था तो 20.12 मीटर आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें इनसे संबंधित एंड फैक्टर को, तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई है वो 22 गज होती है, जबकि मीटर में देखा जाए तो 20.12 मीटर इसकी लंबाई होती है। वह देखें तो 10 फीट इसकी चौड़ाई होती है या 3.04 मीटर इसकी चौड़ाई होती है मीटर में। वहीं देखें तो दो विकेटों के बीच की जो दूरी आमतौर पर जो देखा जाता है तो 20.12 मीटर की होती है। विकेटों की ऊंचाई आमतौर पर जो है ज़मीन से 71.1 सेंटीमीटर होता है, यानी कि विकेट से जो स्टंप की जो ऊंचाई होती है विकेट की पूरी वह 71.1 सेंटीमीटर होता है। गेंद की वहीं देखें तो गेंदबाजी जो होता है, गेंदबाजी जो किया जाता है उस क्रीज की जो लंबाई होता है वह 2.64 मीटर की होती है। इसी से जुड़ी अन्य खेलों के संबंधित ग्राउंड के मैदानों की लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। जैसे कि बेसबॉल का जो आयता देखते हैं तो इसकी जो लंबाई होती है वह 28 मीटर होती है, जबकि चौड़ाई 15 मीटर होती है। हैंडबॉल इसकी जो लंबाई होती है वह 40 मीटर और 20 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। तैराकी जो होता है, तैराकी की जो लंबाई होती है वह 25 मीटर होती है, जबकि चौड़ाई 20 मीटर होती है। 25 मीटर उसकी लंबाई होती है और 20 मीटर चौड़ाई होती है तैराकी का। मैं देखें तो आइस हॉकी गोल्फ इसकी जो लंबाई होती है वह 61 मीटर होती है और चौड़ाई जो होती है वह 30 मीटर होती है। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 44 में है। तो अनुच्छेद 44 सबका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 44 जो कि जिसमें देखा जाए तो शीर्ष नागरिकों को जो है समान नागरिक संहिता प्रदान करता है। समान नागरिक संहिता जो कि भारत की प्रत्येक प्रमुख धार्मिक समुदाय की पवित्र पुस्तकों और रीति रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों की जगह लेगी। वह देखें तो अनुच्छेद 18 जिसके अंतर्गत उपाधियों के अंत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 141 जिसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून जो है देश की किसी भी अदालतों में जो है बाध्यकारी होगा। वही अनुच्छेद 19 में देखा जाए तो अनुच्छेद 19 में जो है आंदोलन की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 19 में जो है शांतिपूर्वक आप किसी भी क्षेत्र में जो है आंदोलन कर सकते हैं। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 19 में दिया गया है। तो इन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त है, तो नागरिकों को जो है कानून के समक्ष समानता जो है अनुच्छेद 14 के तहत प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14 आपका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 14 जिसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र में कानूनों के समाज संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 14 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि दोस्तों आपको बार बार कह रहा हूँ कि मौलिक अधिकार से संबंधित डिफरेंट 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, तो कम से कम अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को जरूर रीड करके जाइएगा, क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। तो इतना तक जो है अनुच्छेद जरूर कवर करके जाइएगा। उसके बाद जो राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय,
जो इन सभी जो इम्पोर्टेंट पद हैं, इनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उन सभी को कवर करके जाइएगा। इतना से बाहर आपको क्वेश्चन जो है अनुच्छेद से नहीं पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी उच्च न्यायालय के द्वारा किसी न्याय को हटा दिया जाता है तो वह किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो अनुच्छेद 134 के तहत जो है कोई भी व्यक्ति जो कि सर्वोच्च न्यायालय में अपना अपील कर सकता है। तो अनुच्छेद 134 सबका करेक्ट आंसर होता है। अनुच्छेद 34 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध जो है निम्नलिखित फौजदारी अभियानों के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रदान किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं चलिए उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का जो उल्लेख किया गया है भाग 5 में किया गया है। अनुच्छेद जो है 124 से लेकर 47 तक इसका वर्णन किया गया है। वहीं देखें तो भारत में एकीकृत न्याय की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट वहीं देखें तो सर्वप्रथम जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था किया गया था। इनके मुख्य न्यायाधीश जो थे उसमें 1773 के समय कोलकाता के जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पा थे। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो पहले जो है सर्वोच्च न्यायालय में फेडरल शब्द जुड़ा हुआ रहता था। तो इसे जो है 26 जनवरी 1950 को जो है इस फेडरल शब्द को हटा दिया गया था। उसके बाद जो है न्यायालय प्रावधान यानी कि 1935 के तहत जो है ये शासन अधिनियम लाया गया था। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 124 जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 124 के तहत जो है अनुच्छेद 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन के से संबंधित है। अनुच्छेद 124 के 4 जो है भाग 4 खंड 4 कह सकते हैं। इसमें जो है न्यायाधीशों को जो है कार्यकाल से पूर्व हटाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि कोई भी जो न्यायाधीश होते हैं उनको किस प्रकार हटाया जा सकता है इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 के खंड 4 में इसका उल्लेख किया गया है। न्यायाधीशों को जो है किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो सिद्ध कदाचार के आधार पर या अक्षयता के आधार पर जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखें तो अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 127 के तहत जो है न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 130 जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली होगा। नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय को जो है किन किन अनुच्छेदों के तहत शक्ति प्रदान किया गया उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 129 जिसमें जो है अभिलेख रिकॉर्डर न्यायालय और अवमानना का दंड देने की जो शक्ति है यह अनुच्छेद 129 में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 131 जिसमें जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की शक्ति प्रदान किया गया है। इसके तहत जो है एक या एक से अधिक राज्यों या एक राज्य की सरकार के मध्य कोई मतभेद फैसला हो जाती है तो इसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 131 के तहत करती है। यानी कि दो राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच जब विवाद होता है या केंद्र सरकार या किसी राज्यों के बीच विवाद होता है तो इसका निपटारा जो है अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 132 जिसमें जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 133 जिसमें दीवानी मामलों में अपील का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 134 फौजदारी मामलों में अपील का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 135 सैन्य मामलों में अपील का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 136 जिसमें विशेष अपीली का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 137 जिसमें न्यायिक को जो है पूर्वालोकन का शक्ति प्रदान किया गया है। यदि सर्वोच्च न्यायालय से यदि कोई त्रुटिवश फैसला दिया जाता है तो उसका जो पूर्वालोकन जो है अनुच्छेद 147 के तहत वह जो है उसमें पूर्ण सुधार कर सकते हैं। इसका जो अधिकार है अनुच्छेद 147 में दिया गया है। नेक्स्ट देखें तो अनुच्छेद 141 जिसमें सुप्रीम कोर्ट सभी निर्णयों को संपूर्ण भारत में मान्य करेगा। इसका अधिकार अनुच्छेद 141 में दिया गया है। अनुच्छेद 143 जिसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श लेने का अधिकार का वर्णन किया गया है। वहीं देखें तो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो हीरालाल जे कानिया थे जो कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं देखें तो आदर्श बीबी चांदचूड़ जो कि कुल 7 वर्षों तक जो कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। वहीं देखें तो पहली महिला न्यायाधीश जो कि फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वह
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो कि वर्तमान में अभी न्यायाधीश हैं, जो कि 50वें क्रम के न्यायाधीश हैं। इनका जो कार्यकाल जो समाप्त जो होगा 10 नवंबर 2024 को इनका जो है कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 126 में जो है भारत के वेतन व भत्ते और भारत के सचिव निधि पर आधारित है। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 125 में। तो जितना भी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद थे लगभग आपको सभी कवर करवा दिया गया है। तो इन सभी अनुच्छेदों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हराया गया था तो वह किस वंश से संबंधित है। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय जो कि किस वंश से संबंधित है, तो पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक वंश से संबंधित है। तो चालुक वंश आपका करेक्ट आंसर होता। हर्षवर्धन को देखें तो ये जो थे वर्धन वंश के शासक थे, तो ये भी ध्यान में रखेगा। इनसे संबंधित अन्य फैक्टों को देखें तो चालुक जो कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक वंश के शासक जो कि पुलकेशिन द्वितीय थे, जिन्होंने हर्षवर्धन को जो है नर्मदा नदी के किनारे हराया था। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नर्मदा नदी के किस नदी के किनारे हराए थे, तो नर्मदा नदी। तो ये भी ध्यान में रखेगा। इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वह 618 हुआ था। 618 कहीं कहीं जो है 628 भी मिलता है। तो आप देख लीजिएगा कौन से इसमें करेक्ट होगा। इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वह नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में जो है हर्षवर्धन की हार हुई थी। वहीं देखें तो इस युद्ध का जो वर्णन जो है एहोल अभिलेख से मुख्य रूप से प्राप्त होता है, जो कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी कवि थे रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अभिलेख है, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल जो है 610 से लेकर 642 ईस्वी तक रहा था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक में देखें तो केंद्रक जो कि अनुपस्थित होता है, तो केंद्रक आपका करेक्ट आंसर होता। केंद्रक जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका देखें तो नीले हरे शैवाल और जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ये दोनों जीव जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखें तो पैरामीशियम जो कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। ये जो है पैरामीशियम यूकैरियोटिक जीव है, जबकि प्रोकैरियोटिक जीव जो कि शैवाल और जीवाणु है। नेक्स्ट देखें तो क्योंकि इसमें जो है एक झिल्ली और केंद्रक स्थित होते हैं जिनमें कोशिकांग होते हैं। नेक्स्ट देखें तो अमीबा जो कि यूकैरियोटिक जीव है, यह भी जो है झिल्ली और इसमें केंद्रक कोशिकांग पाए जाते हैं। वहीं देखें तो अमीबा और पैरामीशियम जो कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका हैं जीव है। तो इन फैक्ट को ध्यान में रखेगा। चलिए इन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनमें अंतर को देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखें तो प्रोकैरियोटिक देखें तो इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। वह देखें तो कोशिका विभाजन जो है विखंडन मुकुलन के द्वारा इसमें होता है। वहीं देखें तो कोशिका का विभाजन जो है सूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। कोशिका का आकार आमतौर पर जो है एक छोटा होता है, जबकि इसमें कोशिका आमतौर पर जो है कोशिका का आकार बड़ा होता है। इसमें जो है एक कोशिकीय गुणसूत्र होता है जो आकार में गोलाकार होता है। वहीं देखें तो इसमें जो है अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि इसमें जो है अधिक गुणसूत्र होते हैं यूकैरियोटिक में, जबकि प्रोकैरियोटिक में जो है एक गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसका आकार गोलाकार होता है। नेक्स्ट देखें तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जबकि इसमें जो है कोशिकांग मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। इसमें देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है एक जटिल परमाणु झिल्ली से घिरे बंद आकार का भावना होती है। इसमें जो है केंद्रक झिल्ली मौजूद होती है, यानी कि इसमें जो है केंद्रक झिल्ली का भी अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है। तो पंडित रविशंकर का जो संबंध है वह बनारस घराने से संबंधित है। तो बनारस घराना आपका करेक्ट आंसर होता। इसका प्रॉपर तो हमें आंसर नहीं प्राप्त हो पाए थे, कहीं एक जगह पर हमको बनारस घराना में प्राप्त हुआ था। तो जिनको भी प्रॉपर इनका घराना याद हो, यदि जानते हैं
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें पिन कीजिएगा, यानी कि लिखिएगा। चलिए इनसे संबंधित अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। भाई देखें तो पंडित रविशंकर का जो है परिवार जो है मूल रूप से पूर्वी बंगाल के जैसलमेर जिले में रहते थे, जो कि अब जो है बांग्लादेश में रहते हैं। भाई देखें तो दो प्रसिद्ध जो सितार वादक हैं उसमें उस्ताद विलायत खां साहब और पंडित रविशंकर, जो कि प्रसिद्ध सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर जो है इनका जन्म 1920 में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 2012 में हो गई थी। पंडित रविशंकर को जो है 1999 में भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और इन्हें जो है उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो है इन्हें 3 बार ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इन इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ में इसकी शुरुआत हुआ था। तो आपका जो करेक्ट आंसर था मेरठ, आपका करेक्ट आंसर होता। बहन देखें तो 1857 की जो क्रांति है 10 मई 1857 को मेरठ में इसकी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे यह जो है कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध इन सभी स्थानों पर फैल गई थी। किन किन स्थानों पर जो है किनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था 1857 की क्रांति, और किनके द्वारा दबाया गया था इस विद्रोह को, इन्हें देख लेते हैं। जैसे कि लखनऊ में जो है जो नेतृत्व करे थे बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया जाता था, और इस विद्रोह को जो है कैंपबेल के द्वारा दबा दिया गया था। कानपुर में जो कि नाना साहब इसका नेतृत्व कर रहे थे, और कैंपबेल के द्वारा यहाँ भी दबा दिया गया था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जगदीशपुर में देखा जाए तो वीर कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां, इलाहाबाद में लियाकत अली खां, फैजाबाद में अब्दुल्ला खां, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। इन सभी के द्वारा जो है इन स्थानों पर जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया जा रहा था। ये सभी अंग्रेज अधिकारी थे जिनके द्वारा जो है यह विद्रोह को दबाया गया था। जैसे कि देखें तो दिल्ली में जो है हंडसन के द्वारा दबाया गया था, जगदीशपुर में विलियम टेलर के द्वारा, और बरेली में जो है यह सेंट आयर के द्वारा नेतृत्व यानी कि दबा दिया गया था, और इलाहाबाद में जो है कर्नल नील के द्वारा दबाया गया था, और फैजाबाद में जो है रेनाडर के द्वारा दबाया गया था, झांसी में हुरोज के द्वारा दबा दिया गया था इस 1857 की क्रांति को। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद हो चैनल को एक लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो सेशन बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।